नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि वास्तव में देश के अंदर ब्रिटिशर्स के एक्सपांशन से, ब्रिटिशर्स के साम्राज्यवादी स्वरूप से देश की जनता, देश के लोग आहत होते हैं और उनके खिलाफ रिवॉल्ट करते हैं। पहले आपको जनजातीय विद्रोह या ट्राइबल रिवॉल्ट देखने मिलते हैं। यही रिवॉल्ट बढ़ते बढ़ते 1857 की क्रांति बन जाता है, यही किसान का विद्रोह बन जाता है और बाद में स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में सामने आता है। लेकिन एक बात बची रह गई थी। आप सभी को मैंने भारत के अंदर अंग्रेजों के विस्तार की कहानी तो बता दी थी, लेकिन वास्तव में अंग्रेजों ने विस्तार करने के बाद कौन कौन सी पॉलिसीज देश के अंदर स्टेब्लिश करी, कौन कौन सी पॉलिसीज चलाई, कौन कौन सी ब्रिटिश नीतियों का संचालन किया, वो बात करना बाकी रह गया था। क्योंकि असल में साथियों, उन नीतियों का ही परिणाम था, उन पॉलिसीज का ही आउटकम था कि देश के लोग आहत हो जाएंगे, उनके इमोशंस खत्म हो जाएंगे और वो अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लेंगे और यहां पर आपको रिवॉल्ट, रेवोल्यूशन या हिंसा क्रांति देखने मिलेगी। साथियों, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, चलिए एक एक करके ब्रिटिश नीतियों के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। ये जो पोर्शन या पार्ट माना जा रहा है, वास्तव में ये प्रीलिम्स, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंटली मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सारे लोग बड़े ध्यान से ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज या ब्रिटिश पॉलिसी को समझना। वास्तव में साथियों, अंग्रेजों की पॉलिसी को हम कई प्रकार के बांट कर देख सकते हैं। जैसे पहले प्रकार की नीति हो सकती है इंपीरियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की साम्राज्यवाद नीति। अभी जब मैंने आपको बताया कि भैया उन्होंने बंगाल के अंदर अपने डोमिनेंस को स्टेब्लिश करा, बंगाल के बाद मराठा के पास जा रहे हैं, मैसूर के पास जा रहे हैं, भैया वो हैदराबाद के पास जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अवध के पास जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले रहे हैं, तो उन सारी नीतियों को अपन कहेंगे ब्रिटिश की साम्राज्यवाद नीति। तो क्योंकि अभी हमने टॉपिक पढ़ा ही है, तो ये नीतियां समझना हमारे लिए आसान बन जाएगा। जब हमारे देश में ब्रिटेन का इंपीरियलिज्म स्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद में भारत की लूट मचाने के लिए वो स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश आर्थिक नीति या ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज को। आर्थिक नीतियों के बाद में फिर वो भारत के अंदर अपनी एजुकेशन को थोपना चाहते हैं और बाद में ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को आप सामने देख पाते हैं। उसके बाद में भारत की लूट को और स्थायित्व देने के लिए वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव अपने प्रशासन को बनाते हैं, यानी अपनी प्रशासनिक नीति को स्टेब्लिश करते हैं। बाद में वो अपनी प्रेस नीति की, भैया प्रेस का सेंसरशिप कितना होना चाहिए, प्रेस कैसी होना चाहिए, प्रेस की फ्रीडम कैसी होना चाहिए, उसकी बात आपको देखने मिलती है। और बाद में वो हमारे कल्चर के अंदर हस्तक्षेप करते हैं और बाद में आपको ब्रिटिश की सांस्कृतिक नीतियां या कल्चरल पॉलिसीज देखने मिलती हैं। ये सब वो नीतियां हैं जिन्होंने भारत को सच में गुलाम बनाने की बात करी। गुलामी केवल पॉलिटिकल नहीं थी, गुलाम दिमाग से भी बनाया जा रहा था। इसीलिए आपको केवल एक साम्राज्यवाद पॉलिसी नहीं, बल्कि मल्टीपल डायमेंशन में आपको पॉलिसी को समझना होगा। चलिए साथियों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले साम्राज्यवादी नीति को समझते हैं। क्या क्या मामला इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे काम करेंगे, समझिए। यहां पर देखिए, जब अंग्रेज भारत के अंदर आते हैं तो अंग्रेज भारत के अंदर सबसे पहले सहायक संधि की नीति, सब्सिडरी अलायंस बनाने की पॉलिसी को अपनाते हैं। क्या होती है, कैसे प्रश्न आएंगे, जानेंगे। उसके बाद में भारत के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति का सिद्धांत या व्यपगत नीति का सिद्धांत अंग्रेजों द्वारा अपनाया जाता है। यह क्या होती है, कौन चलाता है, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको कई सारी अन्य नीतियां देखने मिलेंगी, जिसके अंदर आपको पहले घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, बाद में अधीनस्थ संघ की नीति और लास्ट में समान संघ की नीति, आपको यह पॉलिसी देखने मिलेगी। इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, एक काम करते हैं, कहानी को इस ओर से स्टार्ट करते हैं और फिर कहानी को उस ओर ले जाएंगे। पहले साथी, जब अंग्रेज भारत के अंदर आ रहे हैं तो अंग्रेज व्यापार, ट्रेड करने के लिए भारत में आ रहे हैं। और आप सभी को मैंने बार बार बताया था कि जब तक देश के अंदर मराठा मजबूत हैं और मुगल शासन में औरंगजेब जिंदा है, तब तक वो रिंग ऑफ फेंस की नीति, मतलब जहां पर वो हैं वहीं टिके रहेंगे, वो साम्राज्य विस्तार पर ध्यान नहीं दे रहे। तो देखिए साथियों, 1765 से लेकर 1830 के बाद, औरंगजेब के मर जाने के बाद तक भी वो सोच रहे कि देखो, अब हमारे पास शक्ति तो आ गई है, लेकिन एकदम से अगर हमने भारत के राज्यों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, हमने एक्टिव वॉर की लड़ाई का मामला स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है कि अलग अलग लोग हमारे सामने विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे और हमारी सत्ता को निपटा देंगे। तो जैसे हमने चुपके से बंगाल को जीता है, वैसे ही हम डिप्लोमेसी धीरे धीरे एस्टेब्लिश करेंगे। औरंगजेब के मरने की बात चल रही है, तो यहां पर घेरे की नीति या पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की नीति को अपनाने की बात हो रही है।
मतलब बंगाल पे स्थापित होने के बाद एकदम से फैलाव नहीं होगा। बंगाल में रहकर पहले इकोनॉमिकली खुद को मजबूत किया जाएगा, सेना बनाई जाएगी भैया, रेवेन्यू की बात की जाएगी, पैसा कमाया जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा, व्यापार पे ध्यान दिया जाएगा और धीरे धीरे जब सेना बढ़ेगी तब हम अपने घेरे को तोड़ेंगे और व्यापार विस्तार करेंगे, साम्राज्य विस्तार करेंगे। तो अंग्रेज समझदार थे इस बात को समझने में किस समय पर हमें घर में रहना है और किस समय पर हमको आक्रमण करना है क्षेत्रों पर। तो रिंग ऑफ फेंस की नीति 1830 तक करी। जैसे ही यूरोप के अंदर भैया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एकदम से बढ़ जाता है और वहां कच्चे माल की डिमांड बढ़ती है और यूरोप की कई सारी कंपनियां भारत के अंदर आती हैं, तो सीधी बात है भारत के अंदर अब कंपटीशन बढ़ने वाला है। इसलिए 1813 के बाद से वो अपने व्यापार को, वो अपने साम्राज्य विस्तार को और बढ़ाने की बात करते हैं और यही कारण है आपको अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, यहां पर पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन का मामला देखने मिलता है कि भैया यहां पर जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो लगातार अब अपने साम्राज्य को फैलाते जा रही है। अलग अलग गवर्नर जनरल की सहायता से, अलग अलग चीजों के माध्यम से वो साम्राज्य का विस्तार कर रही है, अपने आइसोलेशन को देख रही है और किसी क्षेत्र पर डोमिनेंस स्टैब्लिश करके कच्चे माल को यूरोप में पहुंचाने के लिए पहले रिस्पॉन्सिबल बन रही है। जैसे ही आपने देखा कि भैया इस पॉलिसी का अंत होता है 1858 के आसपास, मतलब 1857 की क्रांति के बाद। तो क्रांति के बाद सीधी बात है अंग्रेज अब भारत के अंदर थोड़े बहुत डर गए हैं कि भैया अब देखो भारत के लोग विरोध भी कर देते हैं तो उनको प्यार से टेकल करना पड़ेगा, एकदम से मारपीट करके वाला काम नहीं कर सकते। तो अंग्रेजी वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 57 की क्रांति के बाद में उसको समाप्त कर दिया जा रहा है। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन, ये सारी बातें हम करेंगे, ये केवल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तब जाके हम कई सारी बातें कर पाएंगे। तो 58 के बाद में पॉलिसी में फिर चेंज आता है और यहां पर आपको अधीनस्थ संघ की नीति देखने मिलती है, मतलब पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट यूनियन। और वास्तव में 1858 से लेकर 1935 तक आपको ये मामला देखने मिलेगा। आप बोलोगे सर ये सब ऑर्डिनेट यूनियन बनाने का मामला क्या है, तो आप इसको ऐसा समझो कि भैया अपने अधीन भारत को एक फेडरल यूनियन बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन होगा। मतलब अब भारत कोई अलग क्षेत्र नहीं है, वो ब्रिटिश क्राउन का सीधा डोमिनेंस का एरिया माना जाएगा और यहां पर वायसराय की नियुक्ति होगी, मतलब ब्रिटिश का सीधा प्रत्यक्ष शासन आपको यहां पर मामले में देखने मिल रहा होगा। तो एक मामला देखने मिला 1935 के आसपास संविधान की मांग हो चुकी है, संविधान के बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय को चुना जा रहा है, तो वहां पर पॉलिसी फिर चेंज होती है और समान संघ की नीति आपको देखने मिलती है आजादी तक, और भारत की आजादी के बाद तो मामला खत्म ही हो जाता है चीजों के रूप में। तो चार अलग अलग समय पर अंग्रेजों ने समय के साथ अपने रंग को बदला, पहले घेरे की नीति, फिर अधीनस्थ संघ के आइसोलेशन की नीति, फिर संघ की नीति, फिर आपको समान संघ की नीति यहां पर देखने मिल रही है। ये चारों नाम आपको क्या ध्यान रखना है, ये चारों जो पॉलिसीज है उनका समय काल कब से कब तक है, बाकी समय के साथ आपको समझ में आएगा कि असल में ये पॉलिसी कैसे काम चल रही है। खैर यहां पर जैसे ही हमने टाइमलाइन को जान लिया आने से लेकर आजादी तक, तो चलिए इसी दौरान अंग्रेजों ने जो स्पेशल पॉलिसी को चलाया उनका नाम था सहायक संधि। साथियों याद करो मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर सहायक संधि का जनक माना जाता था फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार सहायक संधि करने की बात करी, लेकिन लॉर्ड वेलेजली को उसका सर्वाधिक यूज करने वाला कहा गया। मतलब वेलेजली जिस कारण से फेमस हुआ उसका नाम था सब्सिडी अलायंस। मतलब डुप्ले ने इतनी बार सहायक संधि नहीं करी जितनी बार वेलेजली ने करी। और वास्तव में अंग्रेजों को भारत में काबिज करने में दो ही लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक सहायक संधि को रोल आउट करने वाला वेलेजली और दूसरा हड़प नीति को रोल आउट करने वाला लॉर्ड डलहौजी। इनका नाम कभी भी आपको गलती से भी नहीं भूलना है। क्या मामला है समझते हैं। यहां पर देखते हैं सहायक संधि या सब्सिडी अलायंस के बारे में क्या कहा गया है। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। उसे सैनिक सहायता, क्या है सहायक संधि, मान के चलो मैं एक ब्रिटिश अधिकारी हूं, ब्रिटिशर्स हूं, मेरे पास अपनी सेना है और आप किसी रियासत के राजा हो। ए नामक रियासत आपका, मान के चलो ए रियासत आपके नाम पर मैंने सौंप दी। मैं ए के पास जाकर कहता हूं कि तुम्हें बी और सी नामक बाजू वाली रियासत से खतरा है, ये बी और सी कभी भी तुम पे आक्रमण कर सकते हैं, तुम्हें निपटा सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बी और सी ना निपटाएं तो तुम अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करो। भैया देखो ये ए नामक राजा सब्सिडी अलायंस पर साइन करता है। फॉर्मेट क्या है, ये ब्रिटिश कहेगा कि तुम हमको हर महीने या कुछ समय के बाद एक परमानेंट वेतन दोगे, परमानेंट सैलरी दोगे, परमानेंट अमाउंट दोगे, राशि दोगे। मतलब सीधी बात बॉडीगार्ड वाला मामला है भैया।
तुम हमें पैसा दोगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे ही तुमने हमको पैसा दिया, तुम्हारे राज्य की रक्षा करने का दायित्व अंग्रेजों का होगा। और जब अंग्रेज हर व्यक्ति के साथ सब्सिडी अलायंस बना लेंगे, तो सोच के देखो, ए के साथ भी अंग्रेजों की सहायक संधि, यही बात बी के सामने गाएंगे कि तुम्हें सी और ए से खतरा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हम रक्षा करें, तुम हमको पैसा दो। सेम कहानी सी के पास जाकर गाएंगे कि ए और बी से तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, उनसे तुम्हें खतरा है। तो सबके साथ में वो सहायक संधि कर रहे हैं और सबसे कह दे रहे हैं कि बिना पूछे किसी और पर आक्रमण तुम नहीं करोगे। सोच के देखो साथियों, सभी एक से 1-to-1 डायलॉग करके, उनसे पैसा लेकर, उनकी सेफ्टी गार्ड, उनकी सुरक्षा की बात करके यहाँ पर अंग्रेज सहायक संधि को जन्म ले रहे हैं। और ये मजाक की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सैनिक सहायता देने के बदले भारतीय राजाओं से धन लेने की प्रथा को यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। इससे क्या होगा? सबसे पहली बात, भारतीय राजाओं के खर्चे से किनकी सेना मजबूत होगी? सबसे बात समझना, सब्सिडरी लाइंस की सबसे अच्छी बात, मतलब अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को पैसा देंगे भारतीय राजा, लेकिन सेना तैयार होगी अंग्रेजों की। वो पैसा देंगे भारतीय राजा, लेकिन वो सेना कमांड मानेगी, ये सेना किसी कमांड मानेगी? अंग्रेजों की। जिस दिन इस राजा ने निपटाने की बात करी, नाटक किए, तो ये सेना जिस राजा के पैसे से सेना बनी है, लेकिन ये सेना भैया अंतिमतः इस राजा को ही निपटा सकती है। तो सोच के देखो, अलग अलग राजाओं, भारत के हर राजाओं के साथ में जा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं, और वो उसके बाद में सहायक संधि को जन्म दे रहे हैं। यहां पर मामला आपको देखने मिलेगा, इस अवधारणा को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया था। सहायक संधि को व्यवहारिक व सैद्धांतिक रूप 1798 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए अंग्रेजी साम्राज्यवादी गवर्नर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बहुत ज्यादा मान्यता दी गई। 1798 से 1805 के बीच में भर भर के सहायक संधि देखने मिली। लॉर्ड वेलेजली का पर्पस था कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में बनाना, और यही उसने किया। लॉर्ड वेलेजली ने अपने घुटनों के सामने सबको टेकना स्टार्ट कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से आपको प्री में और मेंस में क्वेश्चन आएंगे, वो ये होंगे कि सहायक संधि जब किसी राजा के साथ की जा रही है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या शर्त है, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो वास्तव में सहायक संधियों की विशेषता भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, देसी रियासत जो प्रिंसली स्टेट है, वो एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगी जो शासन प्रबंधन का परामर्श देगी। मतलब ए नामक राजा के साथ, ये जो राजा आपको देखने मिल रहा है, अगर इसके साथ में भैया सहायक संधि हुई है, तो इसके राज्य के अंदर अंग्रेज लोग अपने एक व्यक्ति को रखेंगे जिसका नाम होगा ब्रिटिश रेजिडेंट। अगर मान के चलो उस राज्य का नाम है अवध, उस राज्य का नाम है झांसी, तो झांसी क्षेत्र के अंदर उस राज्य का नाम जो भी हो, कानपुर है, उस राज्य के अंदर ब्रिटिश का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो उस राजा को बार बार सजेशन देगा कि आपको ऐसा करना है, नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और राजा ने जरा भी नौटंकी करी तो वो ब्रिटिश रेजिडेंट क्या करेगा? जल्दी से सूचना लॉर्ड वेलेजली को प्रदान कर देगा। मतलब सीधी बात है, गुप्तचर की बात ही नहीं है भैया। नरेश के सामने सीधा साधा गुप्तचर बैठा होगा अंग्रेजों का, ब्रिटिश रेजिडेंट, जो आपकी सारी कामों की निगरानी करेगा। सोच के देखो, आप अपने घर के ही अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को घर में पनाह दे रहे हो, जो आपकी सारी बातें इन आउट कर रहा है, तो कैसे वो संधि बहुत अच्छी हो सकती है भारतीय दृष्टिकोण में। खैर, सहायक संधि में पहला हो गया भैया, ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा, तो पॉइंट क्लियर हुआ, राजा के पास में आएगा। दूसरा, भारतीय रियासतों के आंतरिक शासन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। राजा इसलिए खुश थे क्योंकि सहायक संधि ने कहा कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे युद्ध से, लेकिन तुम्हें कितना टैक्स अपने राज्य के अंदर लोगों पर लगाना है, तुम्हें अपने राज्य के अंदर कौन सी पॉलिसी को अपनाना है, क्या चीज करना है, कौन सा त्योहार मनाना है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो मर्जी पड़े। तो राजाओं को लगा भैया आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करोगे, मतलब हम सच में राजा हैं। लेकिन इन मूर्खों को यह पता नहीं चल पा रहा था वास्तव में कि अगर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है भैया, बाहरी मामलों में तो किया जा रहा है ना। और जो व्यक्ति बाहरी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ब्रिटिश रेजिडेंट रख सकता है, वो तुम्हें निपटा सकता है। लेकिन क्योंकि राजा उस समय पर क्या मालूम क्या कर रहे थे, आंतरिक मामलों में स्वायत्ता देखकर ही उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है उनके पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं था, अगर नहीं मानेंगे तो निपटा दिए जाएंगे। इस कारण से भारतीय राजाओं के साथ सहायक संधि हो गई। वह देसी रियासत जो संधि स्वीकार करेंगे, ट्रीटी को एक्सेप्ट करेंगे, कंपनी के स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य या अन्य यूरोपीय शक्ति के लोगों को शरण नहीं दे पाएंगे, ना व्यापार। जैसे मान के चलो अंग्रेज के साथ में राजा ए की संधि हुई, अब ए नामक राजा के क्षेत्र में फ्रांसीसी कंपनी व्यापार करने नहीं आ सकती, फ्रांसीसी लोग व्यापार करने नहीं आ सकते। नहीं तो क्या होगा, फ्रांसीसी आएंगे, राजा मिले
चलेगा और वापस से घमासान होगा। तो भैया जो शत्रु देश हैं मेनली अंग्रेजों के, उनको आपको शरण नहीं देना है, सीधी बात है। ये बात केवल और केवल अंग्रेज बना रहे हैं, नरेश तो केवल साइन करते जा रहा है। अगली कहानी, देसी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना बनाएगी। राजा की रक्षा करना है, सेना होगी अंग्रेजों की, लेकिन उसका पैसा कौन देगा भैया? भैया जो देसी रियासत का राजा है वो, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। सेना के खर्च के लिए नगद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को सौंपा जाएगा। इसी तो बात ने वोट लगा दी हमारे देश के देसी रियासतों की, तुम पैसा दो, सेना हमारी होगी जो हमारी बात मानेगी। और यही मामला आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने मिल रहा है सहायक संधि का। रिवाइज करो, सबसे पहली बात, ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा। दूसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन शत्रु देश के व्यक्ति को आप शरण नहीं दोगे। तीसरा, आप पैसा दोगे, हम सेना बनाएंगे, वो हमारी बात मानेगी। और अगला, देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य स्टेट से वॉर नहीं कर सकती। मतलब राजा ए को बी के साथ वॉर करना है तो कंपनी से बात करना पड़ेगा। कोई संधि करना है, संधि या मैत्री भी नहीं कर सकते भैया। अगर आपको किसी के साथ भी मिलना है तो पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा ब्रिटिश रेजिडेंट से। जब तक कंपनी परमिशन नहीं देगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब सीधी बात है, तुम अपने घर के कैदी बन जाओगे, लेकिन घर के अलावा कुछ काम करना है तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, उनकी इच्छा के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अपनाई गई सहायक संधि को कुछ देसी राज्यों ने स्वतः ही स्वीकार कर लिया और कुछ राज्यों ने युद्ध में पराजित होकर स्वीकार कर लिया। तो पॉइंट समझना, कुछ लोग डर गए कि भैया निपटाए जाएंगे, पहले ही उन्हें सरेंडर कर दिया, और कुछ लोग वॉर में पराजित होते हैं और उनके साथ ये ट्रीटी की जाती है। क्या मामला है, कैसे क्वेश्चन आएंगे समझना। इसके अलावा कुशासन के आरोप लगाकर भी वेलेजली ने कर्नाटक, तंजौर और सूरत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। जैसे कुछ राज्यों को मिलाने के लिए उसने सहायक संधि करी और कुछ राज्यों के ऊपर, जैसे अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया था, वैसे ही वेलेजली ने कुशासन का आरोप लगाकर कर्नाटक, तंजौर और सूरत को मिला लिया। मतलब सीधी बात है, ब्रिटिश राज्य में शामिल करना है, चाहे सहायक संधि से करो, चाहे हड़प नीति से करो, चाहे कुशासन के आरोप से। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है यहां से भैया, वेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि की जा रही है उनका वास्तव में सीक्वेंस क्या है। सबसे पहली संधि किसके साथ, दूसरी संधि किसके साथ, ये जो ट्रिटी करने का रोल है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, और इनमें से किसके साथ ट्रिटीज हुई हैं या नहीं हुई हैं, आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा, तो भैया कुछ भी याद रखो ना रखो, आपको ये चार्ट जरूर याद रखना पड़ेगा। क्या मामला है समझना। संधि द्वारा कौन कौन से स्टेट को लिया गया और उसका समय क्या था। सबसे पहली संधि वेलेजली की जा रही है हैदराबाद के निजाम सेकंड से 1798 में। तो प्रश्न आता है, लॉर्ड वेलेजली या अंग्रेजों की पहली सहायक संधि किसके साथ की जा रही है, तो हैदराबाद के साथ की जा रही है 1798 में। 1798 पहला वर्ष है, गलती से भी नहीं भूलना है। दूसरी सहायक संधि आपको देखने मिलती है मैसूर के साथ में। आप सभी को पता है कि भैया जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान पराजित होकर मारा जाता है, तो टीपू सुल्तान के बाद में वापस से अंग्रेज वोडेयार वंश की नींव रखते हैं। मैसूर या टीपू सुल्तान के पहले वोडेयार वंश मैसूर में था। उसी मैसूर के किसी पकड़े हुए व्यक्ति को उठा के लाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम अभी भी राजा रहोगे लेकिन हमारे अंडर काम करोगे, और राजा बनाने के बाद उनके साथ 1799 में सहायक संधि कर लेते हैं। तो सीधी बात है, टीपू सुल्तान को पराजित करने के बाद ये स्वयं अंग्रेज स्वयं वोडेयार वंश की स्थापना करते हैं, वापस से राजा को बिठाते हैं और सहायक संधि करते हैं। अगला मामला तंजौर के साथ 1799 में सहायक संधि की जाती है। अगला मामला अवध के सादत अली खान के साथ में, सेकंड के साथ में आपको सहायक संधि देखने मिलती है। साथियों ध्यान रखना, पहले सादत अली खान के साथ में सहायक संधि की जा रही है। जब ये सहायक संधि करने के बाद अवध को मिलाने की बात आती है तो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को मिला लिया जाता है। लेकिन वाजिद अली शाह के पहले आपको 1801 का मामला बिल्कुल ध्यान रखना है, सादत अली खान सेकंड, पहले ने तो स्थापना करी थी। अगला मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ में 1802 के बाद में आपको सहायक संधि देखने मिल रही है, और यहीं से आपको मामला खत्म देखने मिलता है मराठाओं का। बरार के भोंसलों के साथ में आपको 1803 में सहायक संधि देखने मिल रही है। सिंधिया के साथ आपको 1804 में सहायक संधि देखने मिल रही है। और कुछ लोग कहते हैं भैया होलकर के साथ भी कुछ संधि आपको देखने मिलती है 1888 में, कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन ये मामले आपको सहायक संधि के रूप में समझ में आएंगे। तो साथियों सीधी बात है, सहायक संधि सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी, 1798 से स्टार्ट हो रही है, 1880 तक चल रही है, लॉर्ड वेलेजली का मेन काम है, और यही सहायक संधि
भारत के देसी रियासतों को कमजोर कर देगी, उन्हें इनडायरेक्टली गुलाम बना लेगी। और जब कोई राजा इनडायरेक्टली गुलाम बन ही चुका है तो उस राजा को निपटा कर सीधे उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना अंग्रेजों के लिए बड़ा आसान हो गया। मतलब गुलामी का असली प्रखर माहौल आपको यहां से सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी देखने मिल रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहां पर आंसर देना होगा। चलिए आज के सेशन में यहीं तक बात करते हैं। साथियों, अगर आप अगली क्लास में व्यवगत सिद्धांत या हड़प नीति को समझना चाहते हो तो देवाशीष क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो। लगातार आपको मल्टीपल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, जल्दी ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।